हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी सॉल्यूशंस ऑफ पार्ट 4 टेस्ट, जिसका सिलेबस है आपके सामने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ये सारे टॉपिक्स आपके 12th क्लास के सिलेबस के हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, which of the following is not required in the preparation of recombinant DNA molecule? मॉलिक्यूल बोल रहा है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल निर्माण के लिए इनमें से क्या आवश्यक नहीं है? सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जरूरत तो पड़ती है, क्यों? क्योंकि ये है आपके मॉलिक्यूलर सिजर। ये एक ऐसी कैंची है जो आपके डीएनए फ्रेगमेंट को स्पेसिफिक साइट्स पे काटती है, तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है डीएनए लाइगेज। बिल्कुल, ये तो जरूरी है क्योंकि इसका काम है जॉइनिंग। किसको जॉइन करता है? एक तो आपका एलियन डीएनए, इस एलियन डीएनए को लाइगेट करेगा वेक्टर के साथ, या फिर इन फ्यूचर हम बात करते हैं होस्ट में लाइगेशन की, है ना। तो लाइगेज की जरूरत भी हो गई। नेक्स्ट देख ले डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट्स तो अपने आप में, डीएनए फ्रेगमेंट्स वो पोर्शन है जिसमें आपका कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला, जो भी आप चाहते हैं कि जो डीएनए सीक्वेंस या फिर जीन को आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में, तो सारी इंफॉर्मेशन इस डीएनए फ्रेगमेंट में ही तो है। इकोलाई, इकोलाई पढ़ा है हमने। इकोलाई भी लगता है मैम बायोटेक्नोलॉजी में, लगता है बायोटेक में, पर कब लगता है? जब हमको रेप्लिकेशन करवाना है, जब आपको क्लोन या फिर प्लाज्मिड का नंबर ले लो या फिर कॉपी नंबर बढ़वाना है, तब आप होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करने से पहले, जब मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, तब आप इकोलाई लोगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम देख रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, डीएनए फ्रेगमेंट्स, ये तीन तो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है मॉलिक्यूल के लिए, पर इकोलाई का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे, हमारा आंसर होगा इकोलाई। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। सेकेंड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन अ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में सबसे आवश्यक या सबसे महत्वपूर्ण फीचर कब? अगर आपको उसको एज अ वेक्टर यूज करना है। देखो, एज अ वेक्टर यूज करने के लिए एनसीईआरटी ने बता रखा है कि इसेंशियल कैरेक्टर्स कब आप क्लोनिंग वेक्टर बोल सकते हैं। तो पहला तो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर, यहाँ पर मार्कर क्या है? देखो, एनसीईआरटी ने 2 मार्कर की बात करी। मार्कर मतलब ऐसी चीजें या ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे जीन्स जो मदद करे आपको सेपरेट करने में। किसको किसको सेपरेट करने में मदद करेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट को किससे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट को किससे? नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये सेपरेशन करने में मदद करते हैं आपके सिलेक्टेबल मार्कर्स। अब सिलेक्टेबल मार्कर्स में ये इंफॉर्मेशन आप पता कर सकते हैं, या फिर आपको याद रखनी है कि सिलेक्टेबल मार्कर्स के लिए 2 हमने कैरेक्टर्स यूज करे हैं। सबसे पहला सिलेक्टेबल मार्कर जो है वो क्या है? ड्रग रेजिस्टेंट या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एक और चीज दे रखी है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में, जहां एनसीईआरटी बोलती है अबाउट लेक-जेड जीन। याद करो एनसीईआरटी का वो पैराग्राफ जहां पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन दिया है, वहां बता रखा है कि आप लेक-जेड जीन का उपयोग भी कर सकते हैं। अब वो क्यों, कैसे कर सकते हैं, वो हम डिटेल में आगे किसी क्वेश्चन में अगर आता है तो हम डिस्कस करेंगे। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऐसा डीएनए सीक्वेंस है जिससे लिंक किया जाता है आपका एलियन डीएनए को, ताकि वो रेप्लिकेट कर सके।
तो सिलेक्टेबल मार्कर भी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ साइट्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जरूरी है ना, नहीं तो कट कहाँ से लगाओगे, कट नहीं लगाओगे तो एलियन डीएनए को इंसर्ट कहाँ से करोगे। तो मैम यहाँ तो तीनों ही सही है, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था, पर नहीं है ना। इट साइज मैटर नहीं कर रहा। अगर इन सब में से आपको चुनना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आंसर होगा आपका ए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर है। देखो समय कम रहता है हमारे पास अभी टेस्ट सॉल्यूशंस में, तो यहाँ पर मैक्सिमम चीज हम कम समय में जितनी बता सकते हैं उतनी आपको बता रहे हैं बेटा। तो कोशिश करें कि चीजों को समझे, समय हमारे पास कम है तो यहाँ पर जितना रिलेटेड है हम उतना आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर निम्न में से किसके कारण प्रसिद्ध हुई। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए। पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कभी कभी इसको पीपल्स चॉइस रिएक्शन भी बोला जाता था, पर सबसे फेमस इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आप जानते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग कब होता है, जब भी एक स्पेसिफिक एलियन डीएनए को आपको मल्टीपल टाइम्स कॉपी नंबर बढ़ाना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट एक बार में सक्सेसफुल हो जाए इसकी कोई गारंटी है क्या। तो आपके पास ज्यादा कॉपीज होना चाहिए उस डिजायर्ड जीन की, जो हम किससे बनाते हैं, पीसीआर से। जहां पर पीसीआर के बारे में कि पीसीआर क्यों प्रसिद्ध हुआ, पहली चीज इजी अवेलेबिलिटी ऑफ डीएनए टेम्पलेट, डीएनए साँचे की सरल उपलब्धता के कारण से। देखते हैं आगे, ये इतना हजम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ सिंथेटिक प्राइमर, तो ठीक है ना, सिंथेटिक प्राइमर अवेलेबल हो भी गए तो पीसीआर क्यों इतना इंपॉर्टेंट होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, अरे यार ये तो बहुत इंसल्ट कर रहा है हमारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं बैठ रहा है। डी, अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज, ये कहीं ना कहीं लग रहा है, हो सकता है मैम, हो सकता है नहीं, यही है अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। अब मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको ये दे दूं कि ये जो थर्मोस्टेबल या टेक पॉलीमरेज है, ये एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया टेक पॉलीमरेज, इसका पूरा नाम क्या है, हर्मस एक्वेटिकस। ठीक, ये निकलता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है आर्की बैक्टीरिया से। मतलब हाँ, अब हम लिंक कर सकते हैं, जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं कि आर्की बैक्टीरियाज आर द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, तो ऐसा क्या है इसके पास, वरदान है। कौन सा वरदान है, थर्मस एक्वेटिकस, थर्मोफिलस या थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। और इसी के कारण से आपका जो पीसीआर है वो फेमस हुआ, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये एंजाइम काम करता है। क्लियर है बेटा, तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, मैच दी कॉलम, बहुत बढ़िया, ये आपको दिख रहा है, याद आ गया, कौन सा चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी, वेरी गुड। बायोडाइवर्सिटी में मैं स्पेसिफिकली इन सारे एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स को उनकी नेटिव प्लेसेस से याद करवाती हूँ, यहाँ हम याद कर लें इसको, ठीक है। और याद है आपने सही किया होगा तो ऑप्शन भी मार्क कर लेंगे। सबसे पहला डोडो, इडियट बर्ड। इस बेचारे को इडियट बर्ड क्यों बोलते थे, अरे क्या होता था ना, ये ह्यूमंस पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर जाता था, और हमने क्या करा, फायदा उठाया उसका, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ उसका और एक्सटिंक्ट हो गया, धीरे धीरे हंटिंग कर ली उसकी। डोडो, तो डोडो मॉरिशियस, ठीक है। क्वैगा, देखो क्वैगा में 2 ए है, इसको मैच कर दो अफ्रीका से, कुछ भी मैम, क्वैगा में 2 ए है, अफ्रीका से मैच कर लिया, ऑस्ट्रेलिया में भी तो 2 ए, लो 3 ए, इससे मैच कर देते आप, नहीं, पर ऑस्ट्रेलिया में टी है तो हम मैच करेंगे थाइलेसीन से, स्टीलर सी काउ, मैच करेंगे रशिया से। सो डोडो मॉरिशियस, मतलब आपका फर्स्ट का हो जाएगा सी, क्वेगा का ए, सेकंड का ए,
ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सीओडी में से, थर्ड का बी, थाइलेसीन, थाइलेसीन का ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो अब ये हो गया थर्ड का बी और ये डी, इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया है, पहले वाले तो पहले ही हट गए। अब फोर्थ वाला स्टीलर सी काऊ, ये हो गया आपका क्या, रशिया, बी। तो हम यहाँ पर से कंफ्यूजन क्लियर करते हैं और ऑप्शन मार्क कर लेते हैं डी फॉर दिल्ली। फर्स्ट का सी हो गया डोडो, मॉरिशियस, सेकंड क्वेगा, अफ्रीका, थाइलेसीन, थर्ड वो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ स्टीलर सी काऊ हो जाएगा आपका रशिया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए। तो ये आप छोटे छोटे से निमोनिक से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेंटाना, इकॉर्निया, वाटर हाइसिन भी बोलते हैं, और साथ में अफ्रीकन कैटफिश। ये सारे पड़े पड़े से लग रहे हैं, बिल्कुल याद है मैडम हमको, आप तो बस पूछते जाओ। तो लेंटाना, इकॉर्निया, ये दोनों हम क्या पढ़ते हैं बेटा, वीड्स है ना, ये दोनों वीड्स है, प्रॉब्लमेटिक वीड्स बोल सकते हो। टेरर ऑफ बंगाल इकॉर्निया को बोला जाता है। अफ्रीकन कैटफिश ने बड़ा नुकसान किया था, किसको किया था, बड़ा नुकसान किया था, थ्रेट किए, और किसको, हमारी इंडिजिनस फिश को, इंडिजिनस कैटफिश। देखो हमारे इंडिया के लोग तो बड़े सीधे साधे होते हैं, हम जैसे, है ना। तो इंडिजिनस कैटफिश को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो इंडिजिनस कैटफिश ने बोला रहने दो भैया, तुम ही रहो यहाँ, हम तो यहाँ से चले जाते। तो अफ्रीकन कैटफिश के इंट्रोडक्शन से इंडिजिनस कैटफिश चली गई। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखते हो व्हाट इज कॉमन टू लेंटेना, इकॉर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश। ए, ऑल आर इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया, नहीं। ऑल आर कीस्टोन, बिल्कुल नहीं। मैम बिल्कुल नहीं तो बोल दिया आपने, पर ये तो बता दो कीस्टोन क्या है। देखो कीस्टोन स्पीशीज में जनरली आते हैं आपके टॉप मोस्ट कंज्यूमर्स, और ये ऐसे मेंबर्स हैं जिनके कारण से पूरी फूड चेन रेगुलेट होती है। तो ये बेचारे कहाँ टॉप मोस्ट कंज्यूमर में आएंगे, प्लांट्स है तो लेंटेना, इकॉर्निया, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑल आर मैमल्स फाउंड, कहाँ से मैमल्स हो जाएंगे भैया, वो कैटफिश हो गई, ये प्लांट्स हो गए, बिल्कुल नहीं। ऑल दी स्पीशीज आर नीदर थ्रेटेंड, ठीक है, नॉर इंडिजिनस स्पीशीज, हाँ इंडिया की नहीं है और इनको कोई खतरा भी नहीं है, अरे ये तो दूसरों को खतरे में ला रही है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, व्हाट इज कॉमन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी स्पीशीज दैट आर नीदर थ्रेटेंड नॉर इंडिजिनस ऑफ इंडिया। आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला देख ले हम लोग, पार्थीनियम हमारे देश की एक स्थानिक जाति है, नहीं हमारे देश की थोड़ी है, ये तो कंटामिनेट करके बाहर से, जब एक इंपोर्टेड वीट हमने लिया ना, वीट को इंपोर्ट किया तो वहां से आ गई। नेक्स्ट, अफ्रीकन कैटफिश देशी या इंडियन कैटफिश के लिए खतरा है, ये आप जानते हो, पर आप देख लो लिखा क्या है, खतरा नहीं है। इसलिए क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना, नहीं तो होता क्या है, जो हम सोच के चलते हैं ना वही हम क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं कि यही आया होगा, पर यहाँ लिखा क्या है कि अफ्रीकन कैटफिश इज नॉट अ थ्रेट टू इंडिजिनस कैटफिश, ठीक है। स्टीलर्स सी काऊ इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल, हाँ सही है। आगे भी देख ले, लेंटेना इज पॉपुलरली नोन एज कैरेट ग्रास, नहीं, कैरेट ग्रास किसे बोला जाता है, पार्थीनियम को। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, पार्थीनियम हमारी स्पीशीज नहीं है, एंडेमिक नहीं है, ये भी गलत हो गया। अफ्रीकन कैटफिश वाला पॉइंट भी गलत हो गया। तो सही क्या है, स्टीलर सी काऊ इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल, अभी मैच द कॉलम में किया था हमने, रशिया से एक्सटिंक्ट हुई है, आंसर है सी। ठीक है, आगे बढ़ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज लंग्स ऑफ द प्लैनेट, अर्थ का लंग्स, लंग्स क्यों कहाँ यूज होते हैं, अरे आप रेस्पायर करते हो, सांस लेते हो, ऑक्सीजन इनहेल करते हो, CO2 एक्सेल करते हो, तो जब आप बात करते हो लंग्स की, मतलब ये लंग्स ऑफ द प्लैनेट, कोई ऐसे जंगलों की बात हो रही है जहां पर
सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज है। तो टाइगा नहीं, यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तुंद्रा बहुत ठंड है, पॉसिबल नहीं है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट हो सकता है, पर फोर्थ ऑप्शन और पढ़ ले, जल्दबाजी नहीं करना, चारों ऑप्शन पढ़ना है। रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमको समझ में आ गया, जो हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस है और इसीलिए लंग्स ऑफ द प्लैनेट नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी? निम्न में से कौन सा समूह उच्च जातीय विविधता दर्शाता है? जिम्नोस्पर्म्स बहुत कम है ये तो बेचारे। एल्गी, हाँ हो सकता है, प्लांट किंगडम के मेंबर्स एल्गी में हम देखते हैं कि ये बहुत सारा ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करते हैं। आगे ऑप्शन देख ले, ब्रायोफाइट्स नहीं नहीं नहीं, इनको दो चीजें चाहिए, लैंड भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो ये इतने ज्यादा तो डाइवर्सिटी नहीं हो सकती। फंजाई, बायोडाइवर्सिटी में जहां पर आपके पाई चार्ट्स दे रखे हैं, उसके जस्ट ऊपर वाला पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करता है कि फंजाई की डाइवर्सिटी या फंजाई का टोटल नंबर सारे ऑर्गेनिजम्स कंबाइंडली अगर आप देखें 70% तो आप बात करोगे तो एनिमल्स है, और उन एनिमल्स में से भी सबसे ज्यादा इंसेक्ट है। पर जब हम बात करते हैं कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, तो इन सबसे भी अगर हम टोटल नंबर ज्यादा देखें तो किसका ज्यादा होता है? फंजाई का। इसका आंसर हो जाएगा फंजाई। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 109, ह्यूमुलीन इज द टर्म यूज्ड फॉर। ह्यूमुलीन नामी में कुछ गड़बड़ लग रही है, जिससे आपको आंसर मिल सकता है। ह्यूमुलीन मतलब ह्यूमन होगा और इंसुलिन होगा, इन दोनों को मिला के बोले ह्यूमुलीन। तो सबसे पहला ह्यूमन इंसुलिन किसने बनाया? इली लिली कंपनी, याद रखें, इली लिली बहुत अच्छा नाम। ईयर याद रख ले, 1983। इन्होंने दो डिफरेंट ई कोलाई की स्ट्रेन्स में ए पेप्टाइड का सीक्वेंसिंग, बी पेप्टाइड का सीक्वेंसिंग, जो ए और बी पेप्टाइड मैच्योर इंसुलिन में होती है उसका सीक्वेंसिंग इन्होंने बनवाया। सिंथेसाइज तो ऑलरेडी लैब में कर लिया था, पर उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस करा किसमें? ई कोलाई में। और इंट्रोड्यूस करने के बाद रेप्लिकेशन हुआ ई कोलाई का एज यूजुअल, और इनको बहुत सारे ऐसे ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड मिलते गए, जिसको ज्वाइन किया ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड। सी को नहीं ज्वाइन किया मैम? अरे इतने फुर्सती थोड़ी है ये कंपनी वाले। क्यों? सी पेप्टाइड आपको पता है कि इमेच्योर फॉर्म में होती है और मैच्योर फॉर्म में हट जाती है, तो जब मैच्योर फॉर्म में हटी जाएगी तो जरूरत क्या है यहाँ पर? तो ये सिर्फ इन दोनों को ज्वाइन किया, किससे? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स या ब्रिज बोल लो, ये हो गया। तो सबसे पहला बहुत सक्सेसफुल रहा, कोई एलर्जी भी कॉज नहीं करी, और जहां पर सबसे ज्यादा जो बेचारे डायबिटिक पेशेंट्स है उनको इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही थी, तो इंसुलिन अवेलेबल कराने के लिए इली लिली कंपनी ने 1983 में सबसे पहले बनाया ह्यूमन इंसुलिन। तो एंटीबायोटिक नहीं है, एक्सोहार्मोन बिल्कुल नहीं है, ह्यूमन इंसुलिन आंसर है सी। क्लियर है? आगे चले। क्राय प्रोटीन, क्राय रोना नहीं है, रोने से तो बचाता है ये। रोता कौन है यहाँ? इंसेक्ट। और हंसता कौन है यहाँ? हमारा प्लांट। कौन सा प्लांट? ट्रांसजेनिक प्लांट। उस ट्रांसजेनिक प्लांट को हंसाया और कीड़े को रुलाया किसने? क्राय प्रोटीन ने। क्लियर है? ये क्राय प्रोटीन बेटा सी ना, सी कैपिटल है, और अगर ये ऐसा लिखा है क्राय, तो ये है क्राइजीन। ठीक है, ये बनाएगा
क्राई प्रोटीन, ये प्रोटीन होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ये प्रोटीन क्या हो गया आपका, क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो गया। क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये प्रोटीन के क्रिस्टल एक्चुअली एंडोटॉक्सिन बनाते हैं, और ये एंडोटॉक्सिन कैसा होता है, प्रोटॉक्सिन है। इसमें बैक्टीरिया में, ठीक है। अब ये प्रोटॉक्सिन है बैक्टीरिया में। आगे अगर अपन बात करेंगे तो जब इसको एसिडिक पीएच मिलेगी किसमें, बेचारा इंसेक्ट के गट में, तो ये एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव हो जाके क्या करेगा, परफोरेशंस हले कर दिए किसमें, पूरे मिडगट एपिथीलियम में, इसकी मिडगट ऑफ इंसेक्ट। क्लियर है। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया कि कैसे मोड ऑफ एक्शन भी है क्राइजीन का। क्लियर है। तो यहाँ पर क्राई प्रोटीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, हम जानते हैं बीटी वेराइटीज, तो बीटी बैसिलस तुरेंजिएंसिस, ठीक है, इससे मिला है, बता दिया क्लियरली आपको। क्राइजीन, क्राइजीन क्राई प्रोटीन बनाता है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन है जो एंडोटॉक्सिन के फॉर्म में प्रोटॉक्सिन है, और फिर आगे चल के क्या हो जाता है, ये एसिडिक पीएच जब मिलता है इंसेक्ट के गट में एक्टिव हो जाता है। और अपने को बस से बेसिक इंफॉर्मेशन पूछिए, ये कोई भी नाम नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है, हमको मिल गया पहले ही ऑप्शन में बैसिलस तुरेंजिएंसिस, बाकी सारे ऑप्शंस हमको नहीं उचित लग रहे। ए है बैसिलस तुरेंजिएंसिस। नेक्स्ट बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 111, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैज, देखो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स है जिनके जीन्स को, जेनेटिक मेकअप को आपने अल्टर कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। तो क्या कोई एक पर्टिकुलर सेल को मैनिपुलेट करा है, अरे पूरा ऑर्गेनिज्म ट्रांसजेनिक है ना, तो उसकी हर एक सेल मैनिपुलेटेड है। यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसकी सभी कोशिकाओं में बाहर डीएनए मतलब एलियन डीएनए है, फॉरेन आरएनए है इसकी सेल्स में, फॉरेन डीएनए है इसकी कुछ सेल्स में, और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। आरएनए वाला सही नहीं बैठ रहा, तो बोथ डी एंड सी हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सी में बोल रहा है वो कुछ सेल्स में। तो आपको ट्रांसजेनिक क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसकी सारी सेल्स में आपका डिजायर्ड सोचा गया डीएनए आपने डाल दिया। तो आंसर हो जाएगा ए, फॉरेन डीएनए इन इट्स सेल्स, सभी सेल्स में, ऑल इट्स सेल्स। नेक्स्ट, बैक्टीरिया जनरली यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड बैक्टीरिया आपको क्लियरली दिख रहा है, एग्रोबैक्टीरियम, बैसिलस, स्यूडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम। नहीं मैम देखो, कहीं ना कहीं बैसिलस हमने शेप में पढ़ा है, स्यूडोमोनास सुपरबग है, ये बता देती हूँ मैं आपको इंफॉर्मेशन। सुपरबग मतलब जब ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं ओशंस में, उसकी हाइड्रोकार्बन चेन को कट करता है आपका स्यूडोमोनास। जब हम बात करते हैं क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बहुत सारी हार्मफुल डिसीजेस भी कराता है, आप ऑलरेडी जूलॉजी में देखते हो। एग्रोबैक्टीरियम हमारा नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। इस एग्रोबैक्टीरियम की बात करें तो इस एग्रोबैक्टीरियम में है टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड में है टीडीएनए, टी मतलब ट्रांसफर, टीडीएनए मतलब ट्रांसफर डीएनए, ठीक है। और इस टीआई प्लाज्मिड को डिसार्म कर देते हैं, मतलब इसमें जो बीमारी कराने वाला नोड्यूल्स, ट्यूमर कराने वाला जो डीएनए है उसको हटा के हमारा फर्टिलिटी वाला, या फिर आप बोल सकते हो आपके हाई प्रोडक्टिविटी वाले जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे कॉमनली यूज जो हो रहा है एग्रोबैक्टीरियम। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ जाए आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही कथन है। पहला ऑप्शन देख लें हम लोग, बीटी इन बीटी कॉटन indicates that it is genetically modified organism produced through biotechnology, मतलब इनका मानना है ये जो बीटी शब्द है ना, ये बीटी का मतलब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। गलत है मैम, ये बीटी मतलब तो क्या होता है, बैसिलस तुरेंजिएंसिस, हमको पता है
है ना, तो बीटी का मतलब इन्होंने गलत दिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू कंपीटेंट प्लांट सेल कैरिंग डिजायर्ड, जी सही है, कंप्लीट प्लांट सेल, गड़बड़ हो गया, कंप्लीट प्लांट सेल नहीं होता, पढ़ा है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में नेकेड प्रोटोप्लास्ट, मतलब जो उसकी सेल वॉल है उसको हटा के फिर फ्यूज करते हैं, तो ये गलत हो गया। एंटीकोएगुलेंट हिरुडिन, ये मैं बच्चों को बताती हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में भी कि हिरुडिन जो ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस सीड्स है उससे एक्सट्रैक्ट हुआ, क्यों, तो उसमें जीन कहां से गया, उसमें से जीन इंट्रोड्यूस किया हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया क्या है, लीच, एक्टोपैरासाइट है ना, तो लीच के अंदर नेचुरल एंटीकोएगुलेंट कौन सा रहता है, हिरुडिन, तो वहां से हिरुडिन बनाने वाला जीन आपने एक्सट्रैक्ट किया और फिर उसको डाला ब्रेसिका नेपस के कैलस कल्चर में, और जब ब्रेसिका की सीड्स मिले तो उससे एक्सट्रैक्शन हो गया आपका हिरुडिन, बहुत बढ़िया काम हो गया हमारा, सही है। डी भी पढ़ ले, फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो हैज एनहांस्ड प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन व्हिच इंप्रूव्स इट्स टेस्ट, बिल्कुल नहीं, फ्लेवर सेवर टोमेटो का मतलब उसका फ्लेवर बढ़ाना नहीं है, उसका फ्लेवर लंबे समय तक मेंटेन रखना है, दैट मीन्स उसकी सेल्फ लाइफ, सेल्फ नहीं शेल्फ, शेल्फ रखते हैं ना जैसे, शेल्फ लाइफ को बढ़ाना, पॉलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं हम फ्लेवर शेवर टोमेटो में, ताकि आपका टमाटर देर से पके, देर से पकेगा तो लंबे समय तक फ्रेश रहेगा और उसकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ गई, तो ये स्टेटमेंट भी इन्होंने गलत दे दिया, ठीक है। अब सही स्टेटमेंट तो हमको एक ही समझ में आया, एंटीकोएगुलेंट हिरुडिन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपस, क्लियर है, तो आंसर है सी। नेक्स्ट है, इन अ पॉपुलेशन अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, ये याद कर लो, ये जो चार शब्द यहाँ पर दे रखे हैं ना, बायोटिक पोटेंशियल, फर्टिलिटी, कैरिंग कैपेसिटी, बर्थ रेट, ठीक है। बायोटिक पोटेंशियल का मतलब होता है जब अनरिस्ट्रिक्टेड अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, पॉपुलेशन की बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रही है, जिसको आप डिनोट करते हो स्मॉल आर से भी, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मतलब एक अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी के साथ ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो फर्टिलिटी क्या है, फर्टिलिटी है एक्चुअल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस प्रोजेनी, एक्चुअल कैपेसिटी प्रोजेनी बनाने की। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, हाँ याद करो, ऐसा ग्राफ था जहां पर टाइम के साथ पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी बोल दो, कुछ इस तरह का ग्राफ था, ये जो आया ना यहाँ डॉट डॉट डॉट, ये था के, है ना, एक्चुअल में जो एक्चुअल शेप होता है वो थोड़ा सा ऐसा है ना, क्योंकि पहले धीरे लॉग लैग फेज होता है, फिर लॉग फेज होता है, और फिर ये बेचारा इससे अचीव हो गया, ये क्या था के, मतलब कैरिंग कैपेसिटी को आप ऐसे समझ सकते हो, एक लिमिट है टॉलरेट करने की, जैसे बच्चा क्लास में जब मस्ती करता है, हम शुरुआत में नहीं डांटते, थोड़ा ऑब्जर्व किया, ठीक है, एक बार दो बार बच्चा अपने आप समझ जाएगा, पर एक लिमिट होती है ना, उसके बाद हम थोड़ा सा ज्ञान देना चालू कर देते हैं, तो कैरिंग कैपेसिटी मतलब एक वो लिमिट है जो मैक्सिमम पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को सपोर्ट कर सकती है, क्यों, क्योंकि अब उसके बाद अगर पॉपुलेशन बढ़ाने का सोचा भी तो रिसोर्सेज अवेलेबल है ही नहीं, तो जो पॉपुलेशन है वो फीड किस पे करेगी, सरवाइव कैसे करेगी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट हो जाता है, आई बात समझ में, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर ये पॉपुलेशन साइज की बात हो रही है, ये यहाँ पर कांस्टेंट होगी, ठीक, तो कैरिंग कैपेसिटी एक वो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन को सपोर्ट किया जाता है,
नेक्स्ट आ जाते हैं बर्थ रेट। बर्थ रेट आप जानते हो कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पैदा हुए पर यूनिट टाइम। एक चीज और बता दूं मैं आपको, हो सकता है कहीं आपको काम आ जाए, वाइटल इंडेक्स। बेटा वाइटल इंडेक्स क्या है? बर्थ रेट अपॉन डेथ रेट इंटू 100। कभी कुछ काम आ जाए तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाए। टू डिफरेंट स्पीशीज कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन द सेम निश। ठीक है, समान आवास में स्थित दो जातियां अधिक समय तक एक साथ वास नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कंपटीशन आएगा और फिर सुपीरियर वाला ज्यादा सरवाइव करेगा, उसका नंबर बढ़ेगा, इंफीरियर वाला धीरे धीरे हटता जाएगा। पर ये रूल कौन सा रूल, किसने बताया? ये हमको याद है मैम, ये एलेंस रूल है? नहीं, एलेंस लॉ नहीं है, क्योंकि एलेंस लॉ क्या बोलता है, याद करो। एलेंस लॉ ये बोलता है कि ठंडी जगह में जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उनके लिम्स, पेंडेजेस, ईयर्स ये बहुत छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं? हीट लॉस इज द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा हीट लॉस। तो अगर छोटे लिम्स, अपेंडेजेस है तो हीट लॉस कम होगा, तो बेचारे बेटर तरीके से ठंडी जगह पे सरवाइव कर सकते हैं। तो ठीक है मैम, ये आपने बता दिया। तो एलेंस लॉ तो नहीं है, गॉस लॉ है क्या? हाँ, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉस लॉ यही बोलता है। पर रुकना, जल्दी नहीं करें। बर्गमैन, बर्गमैन रूल एनसीईआरटी में थोड़ी दिया मैम, कुछ भी दिया है, आपको बता रखा है कि स्मॉलर साइज्ड एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन द कोल्डर एरिया। और ये और कुछ नहीं, बर्गमैन्स रूल है, एनसीईआरटी की लाइन। ये पूरा स्टेटमेंट है पर नाम नहीं दिया है, तो आपको नाम याद करना तो बनता है, क्योंकि वॉल्यूम जो अंदर का है वो वॉल्यूम अगर कम है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो हीट ज्यादा निकल जाएगी और उतनी मेटाबॉलिज्म से बन नहीं पाई, तो ये नुकसान हो गया। पर अगर बड़े साइज का ऑर्गेनिज्म है जैसे पोलार बियर, इनके अंदर वॉल्यूम भी ज्यादा है एज कंपेयर टू सरफेस एरिया, तो जितनी मेटाबॉलिज्म से हीट बनी उतना निकलती नहीं है, तो एनर्जी सेव भी रहती है, ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है। So, smaller size of animals are rarely found in the colder areas. ये कौन सा रूल है? बर्गमैन। लास्ट है वीजमैन। वीजमैन ने दिया था जर्म प्लाज्म थ्योरी। वही कैरेक्टर सिर्फ पास ऑन होते हैं जो आपकी जर्म प्लाज्म को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिख रहा है, आंसर होगा गॉस लॉ। ठीक है, जो दो इंडिविजुअल, दो डिफरेंट स्पीशीज है, वो एक साथ निश में सरवाइव नहीं कर सकती लंबे समय तक। कुछ समय की बात नहीं हो रही, लंबे समय तक को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट, इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम की बात करें, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। नहीं लग रहा है ये, पर आगे की स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं, है ना। आगे देख ले, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लार्जर देन प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी कंज्यूमर आर लार्जर, नहीं, गलत है ये। नेक्स्ट, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर लार्जर देन प्राइमरी प्रोड्यूसर। सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर समझ रहे हो आप, हर्बीवोर नहीं है ये, कार्निवोर है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर लार्जर देन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, नहीं, नहीं तो फूड चेन कैसे सपोर्ट होगी। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट और प्राइमरी प्रोड्यूसर, कैसे बात कर रहे हो आप, डिपेंडेंट होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अलग अलग बोल सकते हो आप डिमार्केशन है, डिफरेंट बताए आपने इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल लेक्स, डैम्स। पहला वाला नेचुरल दिख रहा है, दूसरा फॉरेस्ट भी नेचुरल है। हम थोड़ी जंगल जंगल लगाना, फॉरेस्टेशन करा सकते हैं, पर उसमें हमारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं है ना, उसको सस्टेन कौन कर रहा है? आपका इकोसिस्टम, नेचर सस्टेन कर रहा है। पर इकोसिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल लेक्स और डैम्स, ये सारी चीजें हमारी बनाई हुई है और हम ही इसको सस्टेन कर रहे हैं, तो मैन मेड इकोसिस्टम होगा सी आंसर इसका। ठीक है,
नेक्स्ट है ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय। देखो यार, किसी भी इकोसिस्टम में फूड चेन, फूड वेब, फूड चेन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन को आप फूड वेब बोलते हो। तो हम बात करें ट्रॉफिक लेवल्स किससे बनाए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो है एक फूड चेन में स्पेसिफिक रोल अपना अदा करते हैं कि मेरा रोल क्या है इस फूड चेन में। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्पेसिफिक रोल, फंक्शनल रोल अदा करते हैं और उसे बोला जाता है ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल सिर्फ प्लांट नहीं, सिर्फ कार्निवोर्स नहीं, ओनली एनिमल्स नहीं, ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन। बैम्बू, देखो बैम्बू मतलब प्लांट, प्लांट मतलब फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कर रहा है मतलब प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर्स कहाँ होते हैं, पहला ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड, फोर्थ। प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, आंसर हो जाएगा। ऐसे देखो, एक 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 अमेलगेमेशन होता है आपका क्वेश्चन पेपर, कुछ क्वेश्चंस में ज्यादा समय लगता है, कुछ में कम समय लगता है। तो जिन क्वेश्चंस में कम समय लगता है उसको यूटिलाइज करना है समय को, और दूसरे सेक्शंस के लिए छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, कुछ स्किप तो नहीं हुआ अपना, 119 हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट 120 है ना, विच इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन अ यूनिट एरिया। जब जैसी प्रोडक्टिविटी की बात होती है तो हमारे दिमाग में आता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है ना, ठीक है। पर यहाँ जब आप टेरेस्ट्रियल को कंपेयर करते हो किससे, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर से, तो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर मतलब वेराइटीज की बात कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको इंपॉर्टेंस किसको देना है, पॉन्ड इकोसिस्टम। यहाँ पर देखो बाकी तीन, ग्रासलैंड, टुंड्रा, फॉरेस्ट, ये सारे क्या बता रहे हैं आपको, ये सारा बता रहा है आपको कि लैंड रिलेटेड इकोसिस्टम है ये। पर एकमात्र इकोसिस्टम जो वाटर या एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो है पॉन्ड। इसमें क्या क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टन, याद करो आपके इकोसिस्टम में सबसे पहले जहाँ फंक्शनल यूनिट का जिक्र किया है इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स का, वहां वो एक पैराग्राफ पूरा पॉन्ड इकोसिस्टम को समझा रहा है, जिसमें आपके प्रोड्यूसर्स में फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स आते हैं जो फ्लोटिंग भी हो सकते हैं, सबमर्ज्ड भी हो सकते हैं, पर प्रोडक्टिविटी तो कर रहे हैं ना, सीवीड्स आ रहे हैं, तो कितनी सारी वेराइटी आ गई यहाँ। तो आपका आंसर हो जाएगा पॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है। नेक्स्ट फॉरेस्ट नियर इक्वेटर। यार देखो, जब हम पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ाते हैं ना, तो उसमें मैं पूरा याद कराती हूँ कि आपके इक्वेटर प्लेन पे ट्रॉपिकल कंट्रीज आती हैं, देन उसके बाद आप नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं और 23.5 डिग्री, देन आपका 41 डिग्री, देन 71 डिग्री, इन पे सब में स्पीशीज का नंबर दे रखा है और वो हम क्लास में याद करते हैं। जहां पर फॉरेस्ट नियर इक्वेटर, इक्वेटर मतलब ट्रॉपिकल, तो कौन से फॉरेस्ट मिल रहे हैं आपको, रेसिडुअस बिल्कुल नहीं, ट्रॉपिकल नहीं, कॉनिफर्स, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, हाँ सॉरी, रेसिडुअल नहीं होगा, कॉनिफरस नहीं, टेम्परेट नहीं, टेम्परेट ठंडी जगह, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आंसर है इसका बी फॉर बॉम्बे, ट्रॉपिकल। 122, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाया है। सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हाँ लिखा हुआ है एनसीआर। सिंथेसिस ऑफ जीन, एक जीन का निर्माण करना, हाँ बना सकते हो आप, डीएनए का जो सीक्वेंसिंग है उससे बनाया जाता है जीन। करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन, बिल्कुल सही है, एडीए थेरेपी, एडीए जीन थेरेपी में हमने पढ़ा है ये। डेवलपिंग और डीएनए वैक्सीन, बिल्कुल रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, पहली रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाई थी हेपेटाइटिस बी के लिए। तो ये सभी सही लग रहे हैं हमको, तो ऑप्शन होगा इसमें 1 2 3 4, सभी सही है ना। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 123, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग अ सेल कंपीटेंट। देखो कंपीटेंट क्या होता है, जो आपका डीएनए है, तो क्वेश्चन इतना बड़ा जगह ही नहीं है यहाँ, कोई बात नहीं, जगह बना लेंगे हम। डीएनए, डीएनए आपका कैसा है, हाइड्रोफिलिक है ना, हाइड्रोफिलिक, नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोफिलिक है, पोलर है तो पानी से प्यार करेगा ही करेगा,
पानी से प्यार करेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड लिपोप्रोटीन से बनी हुई है, तो जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं जाएगा, आप जब इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो डीएनए को, तो बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो वो दिक्कतें कैसे रिजॉल्व होती है, एनसीईआरटी बताती है कि कैसे एक सेल को कंपीटेंट बनाया जाता है। सबसे पहले आप ट्रीट करें किससे, डाइवेलेंट, कोई भी डाइवेलेंट, कैल्शियम कैडमियम जिसपे 2+ चार्ज है उससे ट्रीट करा, तो आपने न्यूट्रलिटी को रिड्यूस कर दिया। अब पोलर चार्ज को, मतलब जो उसका माइनस चार्ज है उसको कम कर दिया। तो अब ये जो माइनस चार्ज है उसको आपने हटा दिया पॉजिटिव से ट्रीट करके, तो उसमें अब जो नेचर आ गया वो आसानी से इंट्रोड्यूस होने का नेचर आ गया। फिर इसके बाद आप इंक्यूबेट करते हो किसको, सेल्स को, विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब जिसमें आपको, जिन सेल्स में आपको डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, उनके साथ में रख के थोड़ा समय दिया जाता है कि भैया तेको अब इसी के साथ रहना है। पर समय देने के लिए कंडीशन कैसी रखते हो, पहले माहौल थोड़ा सा ठंडा है, धीरे धीरे बातचीत चालू होगी, फिर एकदम से हॉट टॉक हो गई, लड़ लिए, फिर बोले अब थोड़ा सा माहौल को और ठंडा करा, जोक वो क्रैक करे, बोले अभी तुमको आराम से साथ में ही रहना है, बोले ठीक। फिर बन गई सेल कंपीटेंट, किसके लिए, डीएनए के लिए। तो अब यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करना, इंक्यूबेशन ऑफ सेल विथ रिकॉम्बिनेंट, बिल्कुल सही है, ऑन आइस, है ना, ये हो गया। फिर आइस पे रखा, ठंडा ठंडा माहौल, फिर एकदम से गर्मा गर्मी हो गई, हीट शॉक, फिर अगेन उसको प्लेसिंग ऑन दी आइस। बी ऑप्शन भी तो मैम सेम लग रहा है, क्या अंतर है, नहीं पहले हीट शॉक, पहले थोड़ी ना हीट शॉक दे दोगे तुम। सी ऑप्शन देख ले, ट्रीटमेंट, ये देखो सी सेम लगा, ट्रीटमेंट विद डाइवेलेंट प्लेसिंग ऑन आइस, नहीं इसने पहले आइस में प्लेस कर दिया, अरे पहले तुम उसको इंक्यूबेट तो करो रिकॉम्बिनेंट के साथ, जिसको रहना है साथ में, तो ये भी नहीं होगा। इंक्यूबेशन ऑफ सेल्स विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, नहीं, सबसे पहले डाइवेलेंट वाला, तो ऑप्शन आपका एक ही दिख रहा है, ए। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। बीटी टॉक्सिन जीन्स हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स, बीटी टॉक्सिन को एक्सप्रेस किया प्लांट्स में इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट अगेंस्ट, आपको दिया है, जब हमने बीटी की बात करी है तो बीटी में बोला गया है आपको लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा, जिसमें आर्मी वर्म्स, बर्ड वर्म्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज, और कौन आता है, बॉल वर्म्स, कॉर्न बोरर्स, बीटल्स, वीविल्स, ये सारे आते हैं, है ना। तो ये सारे आपके एनसीईआरटी ने मेंशन करे हैं। तो इसमें लेपिडोप्टेरा फंजाई, नहीं ये नहीं होगा है, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, नहीं, बैक्टीरिया फंजाई, नहीं, हाँ ये है बिल्कुल, लेपिडोप्टेरा बिल्कुल है, तो आंसर होगा आपका फोर्थ एंड फिफ्थ, किस में दिख रहा है फोर्थ एंड फिफ्थ आपको, ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 125, जिसमें आपको मैच द कॉलम दिया है, और ये मैच द कॉलम आपको डेफिनेशन दी हुई है, यूरीथर्मल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइडर रेंज में सरवाइव कर सकते हैं, वो है यूरीथर्मल। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या भैया, बॉडी टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेयर, जो आसपास वाइड रेंज में सरवाइव कर सकते, वाइड मिल गया ना मैम, ये देखो, तो ये हो गया वाइड रेंज में सरवाइव करने वाला, स्टीनो, नो 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 नो, ज्यादा वाइड रेंज हमको पसंद नहीं है, तो स्टीनो मतलब नैरो, ये लो, है ना। कन्फर्मर्स, कन्फर्मर्स क्या है, पहले छुएंगे, देखेंगे आसपास कि हाँ कंडीशंस तो हमारे फेवरेबल है, तो वैसे ही रहेंगे। जहां कंडीशंस बढ़ने लगी या कम होने लगी तो वैसे बदल भी जाते हैं, मतलब आसपास की सराउंडिंग या एम्बियंस को देख के अपना बॉडी टेम्परेचर, इनका कोई धर्म नहीं है, मतलब सीधी सी बात है, आसपास जैसा माहौल देखा वैसे बदल गए। तो कन्फर्मर्स आपको दे रखा है, बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विथ एम्बियंस, ये सामने दे दिया। डायपॉज, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, इसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी देती है जू प्लैंकटन, प्लैंकटन, जू प्लैंकटन शो करते हैं डायपॉज, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें यूरीथर्मल, ए का 4, ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं तुमको,
है ना, जैसे देख ले, दो नीचे का पढ़ना ही नहीं है, पहले ही समझ में आ गया। स्टीनोथर्मल मतलब फर्स्ट, अब ये दो सेम हो गए। कन्फर्मर्स मतलब बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विथ एम्बियंस, बिल्कुल सही, रेगुलेटर वो होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अब इसके बाद आ गया आपका डाइपोस। डाइपोस क्या, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख गया आपका ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी कन्फर्मस का बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद एम्बिएंट टेम्परेचर, और डी डाइपोस का स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 126, रेस्ट्रिक्शन इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिफर्स टू, इसका मतलब कि जब हम बात करते हैं ना मॉलिक्यूलर सीजर की, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन शब्द का मतलब क्या है? देखो, अब ये रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोकना, कट करना नहीं होता। कट करना मतलब क्या है? जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वो कैटेगरी है एंजाइम्स की जो न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं, इसी में आता है एंडो और एक्सो। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस मतलब वो कैटेगरी एंजाइम्स की जो जेनेटिक मटेरियल को स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करते हैं। पर यहां पूछ रहे हैं रेस्ट्रिक्शन शब्द का मतलब क्या है। सो ए ऑप्शन, क्लीविंग ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए बाय द एंजाइम, क्या इसका मतलब कट करना है, क्लीव करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन चला जाएगा। उसके बाद कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशंस ओनली, हाँ ये हम जानते हैं, पर ये किसका काम है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है। वो पूछ रहा है सिर्फ रेस्ट्रिक्शन शब्द, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया पे अफेक्ट करता है। तो हमने देखा था कि जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी हुई थी, सबसे पहले दो एंजाइम्स आइसोलेट हुए थे। एक था जो खुद के सेल्फ जेनेटिक मटेरियल को कटने से बचाता है, मिथाइलेज, और एक था जो बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल को कट करता है ताकि बैक्टीरिया में डिसीज ना हो पाए। अब यहाँ वो बोल रहा है सी ऑप्शन में, प्रिवेंशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज के गुणन को रोकना। कब मल्टीप्लिकेशन रुकता है? अगर उसके जेनेटिक मटेरियल को आपने नुकसान पहुंचा दिया। तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन शब्द का मतलब क्या होता है? हमने बात करी थी रोकना। तो सारे ऑप्शंस में से ऑल ऑफ दीज तो होगा ही नहीं, आंसर होगा आपका सी, प्रिवेंशन किसका? मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीनोम। नेक्स्ट देखें, इन एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। अब सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके कुछ की फीचर्स। सबसे पहली चीज तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया जाता है, डीएनए के ऊपर चार्ज है, हम जानते हैं कौन सा है, नेगेटिव। इसमें जो जेल यूज करा है वो कौन सा है? अगारोस, जो नेचुरली सीवीड से ऑब्टेन्ड किया गया है। अब अगारोस जेल की अगर अपन बात करें तो एगारोस जेल में सबसे पहले इसके कंसंट्रेशन को आप कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। अगर आपको कंसंट्रेशन को कम करना है मतलब डाइल्यूशन को बढ़ाना है, तो और ज्यादा पानी ऐड कर दो। तो उससे क्या हुआ? पोर साइज या तो रिड्यूस होगा या फिर इंक्रीज होगा। अब पोर साइज अगर आपको कम करना है तो आप क्या करोगे? और ज्यादा पाउडर मिला दोगे, मतलब कंसंट्रेशन क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। अगर पोर साइज आपको बढ़ाना है मतलब मॉलिक्यूल्स को दूर करना है तो पानी ज्यादा ऐड करोगे। तो अगारोस जेल का कंसंट्रेशन कम कर दोगे। ये सारी चीजें कहां पर आती है? इसे बोला जाता है सीविंग इफेक्ट। देखो बहुत शॉर्ट में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ रहे हैं। सीविंग इफेक्ट, सीविंग इफेक्ट मतलब जो छन्नी होती है ना आपकी, वैसा काम करता है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें से छन के जाते हैं आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स। कहां से कहां जाते हैं ये क्वेश्चन भी आता है। माइनस
नेगेटिव टर्मिनल कैथोड पे होते हैं आपके वेल्स, से कहाँ जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल एनोड पे। वेल्स के अंदर रखा है आपका डीएनए, और जैसे ही आपने स्विच ऑन किया डीएनए के फ्रेगमेंट रिपेल होते हुए कहाँ मूव करते हैं, टूवर्ड्स एनोड। तो ये पूरा बेसिक प्रिंसिपल है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दो चीजों के लिए हमको मदद करता है। पहला, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ। जो सबसे छोटी फ्रेगमेंट है वो ज्यादा तेजी से भागेगी, दूर तक जाएगी, और जो सबसे मोटी फ्रेगमेंट है या बड़ी फ्रेगमेंट है वो कैथोड की तरफ ही रह जाएगी। तो लेंथ के बेसिस पे या साइज के बेसिस पे आपने उसको सेपरेट कर दिया। दूसरा एक और फंक्शन दिया है बायोटेक में कि जो आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इट हेल्प्स इन स्टडीइंग द प्रोग्रेस। इसकी प्रोग्रेस स्टडी करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना काम कितने अच्छे से कर दिया। अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम नहीं कर पाया और फ्रेगमेंट अनडाइजेस्टेड रह गई तो वो सेपरेट नहीं होगी। अगर अच्छे से काम कर दिया तो फ्रेगमेंट्स स्पेसिफिक साइज के हिसाब से अरेंज हो जाएगी। तो अब हम बार बार क्या शब्द का यूज कर रहे हैं, साइज के बेसिस। तो यहाँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणुओं को किस बेसिस पे आप सेपरेट कर रहे हो? ए ऑप्शन है केवल आवेश, बी है केवल आमाप साइज के बेसिस पे, आवेश और आमाप का अनुपात, अनुपात मतलब रेशो, हाँ बोथ ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ दिया है रेशो, डी है सभी। तो यहाँ पर स्पेसिफिक आपको जो दिख रहा है वो है साइज ओनली। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, वाइल आइसोलेटिंग। देखो, जब भी आप कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हो तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाओगे तो उसमें आपको पहले डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो आइसोलेशन के लिए आपको जो भी हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट सेल हो, फंगस की सेल हो, उसे आइसोलेट करने के लिए आपको कोई डिग्रेडिंग मॉलिक्यूल्स लगेंगे। अब वो जो डिग्रेडिंग मॉलिक्यूल्स है वो कौन से है? तो एनसीईआरटी ने क्लियरली बताया है, अगर प्लांट सेल है जिससे आप निकालना चाह रहे हो तो सेल्यूलेज लगेगा। अगर फंजाई की है सेल, फंजाई की सेल वॉल किससे बनती है? काइटिन से, काइटिन को तोड़ने वाला काइटिनेज लगेगा। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है उसको तोड़ने के लिए आपको लगेगा लाइजोजाइम। बोलते हैं ना एंटी बैक्टीरियल है तो सेल वॉल को तोड़ देता है। इसी तरीके से अगर डीएनए सेपरेट करना है तो दूसरे मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को तोड़ना पड़ेगा। प्रोटीन है तो प्रोटीएज लगेगा, लिपिड है तो लाइपेज को तोड़ना पड़ेगा, आरएनए है तो आरएनएज लगेगा। और डीएनए से किसको तोड़ दो? डीएनए को नहीं। अगर हम बात करें डीएनए की तो डीएनए से अगर आपने डीएनए तोड़ दिया तो आप एक्सट्रैक्ट किसको करोगे? आपको निकालना क्या है? डीएनए ना। तो डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम के अलावा आप सारे मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम यूज कर सकते। अब क्वेश्चन क्या बोला उसने? वाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम द बैक्टीरिया विच ऑफ द एंजाइम इज नॉट यूज। कौन सा नहीं यूज करेंगे? अब आसानी से आपसे बन जाएगा, लाइजोजाइम कर सकते हैं यूज, राइबोन्यूक्लियस करेंगे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस मतलब डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम यूज नहीं करते हैं। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस, क्योंकि डीएनए तो निकालना है ना, डीएनए को अगर आपने तोड़ दिया तो फिर वो एक्सट्रैक्ट कैसे होगा? तो आंसर क्या होगा आपका? सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। निम्न में से कौन सा एक जैव विविधता मतलब डाइवर्सिटी का लक्षण नहीं है? जातियों की अधिक संख्या नहीं, जातियों की अधिक संख्या तो होगी ना तभी हॉटस्पॉट है। स्थानिक जातियों की अधिक संख्या मतलब, स्थानिक मतलब समझ रहे हो, जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रही है। एंडेमिक स्पीशीज, अगर एंडेमिक स्पीशीज मिल रही है तो वो तो एक फीचर है हॉटस्पॉट का। मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन। अब बताओ, पोलर एरियाज मतलब जहां पर बहुत ठंडा टेम्परेचर है, ऐसे टेम्परेचर पे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी मिलेगी कि कम? कम मिलेगी।
तो अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी कम मिल रही है तो उसको हॉटस्पॉट कैसे बोल सकते हो? पर फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ ले हम, मोस्टली लोकेटेड इन दी ट्रॉपिक्स। हाँ, ये सही बात है, ट्रॉपिक्स में लोकेटेड हो सकता है, क्योंकि ट्रॉपिक्स की कंडीशन कैसी होती है, जो आपको मैक्सिमम स्पेसिएशन या फिर बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए फेवरेबल हो। तो यहाँ पर नॉट अ फीचर, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज वाला तो है, एंडेमिक वाला भी है, ये भी है, पर ये नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन। ये है ही नहीं फीचर, ये हॉटस्पॉट का फीचर नहीं है। और 3 हॉटस्पॉट याद रख लेना। कौन से 3 हॉटस्पॉट है? जो इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। टोटल वर्ल्ड में मिलने वाले हॉटस्पॉट कितने हैं? बोले 25 मैम। 25 नहीं बेटा, बाद में 9 और ऐड भी हो गए हैं और बुक में दिया है। तो टोटल कितने हो गए? 34 हॉटस्पॉट, ठीक है। उसके बाद इंडिया में 3 याद रखना है। कौन सा? सबसे पहले इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, हिमालयन रेंज, ठीक है, या हिमालय जो भी बोले। तो 3 हॉटस्पॉट है जो इंडिया में आपको मिलते हैं, 34 में से 3 अपने इंडिया में है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अमंग्स द एनिमल ग्रुप गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एंडेंजर्ड? एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? जिन स्पीशीज को अभी खतरा है एक्सटिंक्शन का, थ्रेट टू एक्सटिंक्शन, सबसे ज्यादा खतरा उनको है जिनके लिए डिपेंडेंसी ज्यादा फैक्टर्स पे निर्भर करती है। ज्यादा फैक्टर्स मतलब हो सकता है जिनको लैंड भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो दोनों चीजों में से अगर कोई एक भी गड़बड़ हो गई तो ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन चारों ग्रुप्स में से ऐसा कौन सा ग्रुप है जिनको दोनों कंडीशन चाहिए? एम्फीबियंस, ठीक है। एनसीईआरटी मेंशन करती है कि सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी स्पीशीज को है एक्सटिंक्ट होने का या एंडेंजर्ड स्पीशीज अगर कोई है तो वो हो गया एम्फीबियंस। नेक्स्ट, पैसेंजर पिजन। बेटा पैसेंजर पिजन की अगर बात करें तो जो आपके 4 इविल क्वाड्रेंट दे रखे हैं ना एनसीईआरटी ने, कि रीजन क्या है, क्यों बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, क्यों एक्सटिंक्ट हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म? तो सबसे पहला रीजन था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, मतलब जो रहने का घर है एनिमल्स का वो ही हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर एनिमल्स रहेंगे कहाँ? दूसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर दिया आपने, मतलब नॉर्मल उस एनिमल्स का जो भी सिग्निफिकेंस था उसके अलावा आपने या तो हंटिंग पर्पस या किसी और बेनिफिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने उस एनिमल को मिसयूज किया है। तीसरा, बाहर से कोई और एलियन स्पीशीज को जो ज्यादा पावरफुल है उसको आपने डाल दिया कहां पर? इंडिजिनस लैंड पे, मतलब एलियन स्पीशीज इन्वेजन। चौथा, को एक्सटिंक्शन, मतलब ऐसा कोई रिलेशन जैसे म्यूचुअलिज्म है, अगर दोनों स्पीशीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो एक पार्टनर को अगर नुकसान हो जाए तो दूसरा पार्टनर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इन चारों रीजन में से यहां पर जो आपको दे रखा है वो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। पैसेंजर पिजन और स्टीलर सी काउ, दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है जिनका एक्सटिंक्शन किस कारण से हुआ है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, among the ecosystem mentioned below where can one find maximum biodiversity? देखो लैंड के लिए याद रखना, अगर हम बात करें लैंड पे तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पर ज्यादा मिलेगी? क्योंकि कंडीशन फेवरेबल है, तो आप बताओगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लेकिन अगर बात करें एक्वेटिक की तो एक्वेटिक में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ मिलती है? कोरल रीफ्स। क्यों मिलती है? रीजन ये है कि कोरल रीफ्स हो जाती हैं शैलो। तो अगर
पानी में, समुद्र में गहराई कम होगी, ऑर्गेनिजम्स ऊपर आ गए, सनलाइट का प्रॉपर पेनिट्रेशन है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वही तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रोडक्टिविटी जहां ज्यादा होती है वहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। तो इनमें से कहाँ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी? तो आपका आंसर होगा कोरल रीफ। ठीक है, नेक्स्ट, क्यों हुआ कोरल रीफ? क्योंकि यहाँ ट्रॉपिकल ऑप्शन में नहीं था। ट्रॉपिकल ऑप्शन में होता तो आप ट्रॉपिकल लगाते अगर लैंड इकोसिस्टम की बात हो। एक्टिव केमिकल, सक्रिय रसायन ड्रग रेसरपीन को निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? धतूरा, राउल्फिया, एट्रोपा, पेपेवर। देखो ये सारे ऑप्शंस आपने पढ़ रखे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में भी, आप देखते हो ड्रग्स वाले टॉपिक में। यहाँ पर एक टॉपिक दे रखा है बायोडाइवर्सिटी में, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब अगर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी मतलब सबसे छोटे लेवल की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हिमालयन रेंजेस में अलग अलग जगह मिलने वाला सेम रेसरपीन जिससे ऑब्टेन्ड होता है, राउल्फिया वोमिटोरिया, इसकी अलग अलग रेंज में अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से रेसरपीन का कंटेंट बदल गया। रेसरपीन कहाँ उपयोग में आती है? इट इज यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में यूज होती है। तो रेसरपीन ड्रग किससे ऑब्टेन होती है? ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ आप लगा देंगे राउल्फिया। ठीक है, ये कौन सी डाइवर्सिटी बताता है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, which of the below mentioned regions exhibit less seasonal variation? देखो कम है अगर सीजनल वेरिएशन तो ज्यादा स्टेबिलिटी है, ज्यादा स्टेबिलिटी मतलब बहुत बढ़िया आपकी बायोडाइवर्सिटी है, और ऐसी कंडीशन हमको मिलती है ट्रॉपिक्स में। क्यों मिलती है? ट्रॉपिक्स को कोई वरदान मिला है क्या? हाँ बिल्कुल मिला है। ट्रॉपिक्स को सबसे पहली चीज एक वरदान मिला है, लेस अनफेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल क्या होती है? अबंडेंट सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी बहुत भरपूर है, स्पेसिएशन, स्पेसिएशन काफी अच्छा है, बहुत सारी कम्युनिटी यहाँ पर बसना चाहती है क्योंकि प्रेडिक्टेबल कंडीशन है, निश स्पेशलाइजेशन मिलता है। तो सारी कंडीशंस मिलजुल के आपको कहाँ पर मिलेंगी? ट्रॉपिक्स में। तो सबसे बेटर अगर लेस सीजनल है, मोर प्रेडिक्टेबल है, तो आंसर होगा आपका ट्रॉपिक्स। नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रिपेयर्ड वैक्सीन इज कॉल्ड। देखो अलग अलग यहाँ पर जनरेशन वैक्सीन के नाम दिए, छोटा सा हम यहाँ लिख लें। पहली फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कौन सी होती है? जिसमें आप लाइव पैथोजन या फिर पैथोजन को मार के डाइल्यूटेड फॉर्म में, एटीन्यूटेड फॉर्म में यूज करो, या उसका कोई पार्ट यूज करो, है ना, किल्ड, और उसका कोई पार्ट यूज करा। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन होती है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, जैसे आपकी हेपेटाइटिस वैक्सीन सबसे पहली बनाई हुई रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। थर्ड जनरेशन वैक्सीन सिंथेटिक वैक्सीन, ये दोनों एक ही है। तो आपसे पूछा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन किसमें आती है या उन्हें क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर होगा सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ बायो वेपन्स? देखो बायो वेपन्स क्या है, हम देखते हैं कंट्रीज के बीच में वॉर चलता है, बहुत सारे आपके पास टेक्नोलॉजीज है, बॉम्ब्स है, या फिर बोल सकते हो जिससे आप सामने वाली आर्मी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करें जिससे सोल्जर्स बीमार पड़ने लग जाए, वो इस लायक ही ना रहे कि लड़ाई कर सके, तो फिर कंट्री तो ऐसे ही जीत गई ना। तो ये एक बहुत ही पुराना और इनह्यूमन तरीका है जिसको बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ने अपनाया है पास्ट में, ताकि जो भी कंट्री जिससे वो जीतना चाहते हैं उसके पूरी इकोनॉमी को तबाह कर सके। इसमें क्या क्या ऑप्शंस है?
बैसिलस एंथ्रेसिस से होती है बीमारी एंथ्रैक्स, खतरनाक बीमारी है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, फूड पॉइजनिंग। ई कोलाई से एज सच कोई स्पेसिफिक बीमारी जिससे बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे लॉस हुआ है ये पता नहीं है। यर्सीनिया पेस्टिस से होता है प्लेग, ये भी बहुत ज्यादा एक हेवॉक क्रिएट किया था एक समय पर। तो यहाँ पर पूछा है इनमें से कौन सा बायो वेपन नहीं है, तो हम आंसर क्या लगा देंगे, ई कोलाई। बाकी सारे एज अ बायो वेपन यूज किए गए। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये तो माइक्रोब्स वाला क्वेश्चन आ गया, माइक्रोब्स तो सिलेबस में नहीं था, नहीं। माइक्रोब्स और बायोटेक, क्योंकि हम बायोटेक की डेफिनेशंस देख चुके हैं। पुरानी डेफिनेशन जो माइक्रोब्स की है वो बायोटेक की है, वो बोल सकते हो आप कंक्लूड करती है एक माइक्रोब को जो हम घर में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और फिर लार्ज स्केल पे यूज करना। तो ये सब मिला जुला एक बोल सकते हो कंबाइंड साइंस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक, माइक्रोब्स के एप्लीकेशन। तो ये जो आपका टॉपिक है ये दोनों जगह इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। तो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, जिसको आप बेकर्स ईस्ट भी बोलते हो, ब्रीवर्स भी बोलते हो, बेकरी में भी यूज होता ना, ब्रीवर्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये किसके लिए, कमर्शियल इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। बाकी सारे इसमें ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, जब भी डाइजेशन होता है या फिर आप बात करो डीकम्पोजिशन सिंपल सी लैंग्वेज में, तो डीकम्पोजिशन के दौरान बायोगैस मीथेन प्रोड्यूस होती है। पर कौन सा कंटेंट ऐसा है ऑर्गेनिक मैटर का जो अनडिग्रेडेड, बोल सकते हो आप डिकम्पोज ही नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था जिसको माइक्रोब्स वर अनेबल टू डाइजेस्ट, माइक्रोब्स तोड़ नहीं पाए, तो वो चीज अनडिग्रेडेड फॉर्म में रह गई। अब एनसीईआरटी ने डीकम्पोजिशन टॉपिक में आपको बता रखा है लिग्निन और काइटिन रिच सब्सटेंसेस जो भी है उनका डीकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल है तो बहुत स्लो रेट से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चार में से क्या ऑप्शन सही दिख रहा है, लिपिड मत लगा देना, लिग्निन समझ के, ठीक है, पढ़ना क्वेश्चन को ठीक से। बी ऑप्शन है लिग्निन। नेक्स्ट है a transgenic food crop which may help in solving the problem of night blindness। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है, रात होते से अंधे हो जाते होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही डिम लाइट विजन होता है, आपके डिम लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रॉड्स। नंबर ऑफ रॉड्स कम बनने लगते हैं, क्योंकि रॉड्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है रोडोप्सिन, वो कम बनता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस को क्योर करने के लिए क्या सोर्स दोगे आप, ऐसा कोई सोर्स दोगे कैरोटीन के फॉर्म में, जिससे विटामिन ए मिले। विटामिन ए से क्या बनेगा, रॉड्स के लिए रोडोप्सिन। तो इसका मतलब यहाँ चार ऑप्शन में से ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है जिसमें विटामिन ए इनरिच किया गया, वो है आपका गोल्डन राइस। बाकी स्टारलिंक मेज भी एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है, इसमें दो जीन्स के लिए बायोटेक्नोलॉजी से कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक तो रेजिस्टेंट बनाया, इसको बीटी भी जीन डाला है इसमें, और दूसरा एक एंजाइम रिलेटेड जीन डाला गया, बीटी सोयाबीन। फ्लेवर सेवर टोमेटो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फ्लेवर सेवर टोमेटो, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्डन राइस आपका आंसर हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस से रिलेटेड। कॉम्पिटिशन फॉर फूड, लाइट एंड स्पेस इज मोस्ट सीवियर। देखो, कंपटीशन जब अपन टॉपिक पढ़ते हैं ना बेटा, तो कंपटीशन कितने प्रकार का होता है, कंपटीशन होगा दो टाइप का, एक इंटर इंट्रा इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा। देखो नाम से समझ में आ रहा है, इंटर मतलब दो स्पीशीज के बीच का, इंट्रा मतलब विद इन वन स्पीशीज। तो ज्यादा नुकसानदायक कंपटीशन किसका होगा, जिनका पोटेंशियल सेम है,
जिनके पास रिसोर्सेस सेम है यूज करने के लिए, जो एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो वो ज्यादा लड़ेंगे ना, दूर रहने वाले क्या लड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें से चारों ऑप्शन में से आप देख सकते हो, एक ही क्षेत्र में उगने वाली समीप से संबंधित जातियां, मतलब जो बहुत कोरिलेटेड स्पीशीज है, हाँ उनका पोटेंशियल, उनका रिसोर्स यूटिलाइजेशन सेम हो सकता है। अलग अलग आवासीय क्षेत्रों में उगने वाली समीपीय जातियों में ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि जब वो अलग अलग है तो कंपीट क्यों करेंगे। फिर भी आगे पढ़ते हैं, दूर से संबंधित एक ही क्षेत्र में उगने वाली जातियों में, अब ऑटोमेटिक उसने बोल दिया वो दूर है, तो स्पेस यूटिलाइजेशन होगा ही नहीं। देखो वहां ऊपर क्या लिखा है, फूड लाइट एंड स्पेस का कंपटीशन। डी ऑप्शन है दूर से संबंधित अलग अलग क्षेत्रों से उगने वाली, पर ये भी डिस्टेंट हो गई तो क्लोजली रिलेटेड नहीं है, तो कंपटीशन सीवियर नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बन गया, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ग्रोइंग इन द सेम एरिया, जो सेम निश में सेम रिसोर्स यूटिलाइज कर रही है, उनमें compete करने की संभावना ज्यादा है, सिवियरिटी कंपटीशन की ज्यादा है। ठीक है, आगे देख ले, वल्चर्स इन एन इकोसिस्टम। देखो हम जानते हैं कि जो वल्चर्स है वो डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, पर वो डिकम्पोजर नहीं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर को और फाइनली डिग्रेड करके इनऑर्गेनिक में बदले, ये काम नहीं करते। ये क्या करेंगे, डेड बॉडी को खाएंगे पर उसमें ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक नहीं बदलेंगे। तो ये स्केवेंजर्स एक वो कैटेगरी है जो डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। और सेप्रोफाइट्स क्या है, सेप्रोफाइट्स में आता है एक तो डेड डीके पे फीड करने वाला, वो तरीका या तो फंजाई बैक्टीरिया वाला हो सकता है या फिर वल्चर्स वाला हो सकता है। तो स्केवेंजर एक सब कैटेगरी मान सकते हो आप सेप्रोफाइट्स, डेड और डीके पे फीड करने वाला। तो वल्चर्स इकोसिस्टम में किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, स्केवेंजर्स। ठीक है, नेक्स्ट, विच बायोटिक कंपोनेंट्स मेनली हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। अभी मैंने बात करी इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जब आप डिकम्पोजर्स की बात करें बैक्टीरिया और फंजाई की, तो बैक्टीरिया और फंजाई डिग्रेड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करेंगे, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को एड ऑन करते हैं इकोसिस्टम में। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो समय का उपयोग करें, जो क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट में दिए गए हैं उनको फटाफट सॉल्व करके, जल्दी में गलती भी नहीं करना है, पर जल्दी करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमको स्विच करना है। व्हेन पीकॉक ईट्स स्नेक विच ईट्स इंसेक्ट डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स, पीकॉक इज, अब ये तो बड़ा कंफ्यूज कर दिया उसने, तो अपन बना लेते हैं एक फूड चेन। सबसे पहले जब हम बात करें प्लांट की या फिर ग्रास की, ठीक है, या फिर यहाँ दे रखा है उसने ग्रीन प्लांट, इस पे जो फीड करने वाला है वो कौन है, इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाने वाला स्नेक, स्नेक को खाएगा कौन, पिकॉक। ठीक है, अब मुझे बता दो, ये पहला ट्रॉफिक लेवल, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल, ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल और ये फाइनल आपका ट्रॉफिक लेवल। तो अगर मैं इसको पिरामिड समझूं तो ये इसका टॉप हो गया ना, अपेक्स हो गया ना। यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जो पिकॉक से कोरिलेट कर रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर नहीं, प्राइमरी डिकम्पोजर बिल्कुल नहीं, फाइनल डिकम्पोजर, अपेक्स ऑफ द फूड पिरामिड बोल सकते हो। तो आंसर आपका क्या होगा, अपेक्स ऑफ द फूड पिरामिड। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स। देखो आपका जो नया एनसीईआरटी में दिया हुआ है एडिशन, उसमें पिरामिड्स तक का सिलेबस दिया है, उसके बाद नहीं दिया है। आपको इकोसिस्टम में सक्सेशन हट गया है, मिनरल साइकिल हट चुका है एनएमसी के सिलेबस में। तो ये जो पिरामिड वाला टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हम कंफ्यूज होते हैं कि इरेक्ट किस में होगा, इन्वर्टेड किस में होगा, स्पिंडल शेप किस में होगा। यहाँ पर पूछ रहा है सिर्फ नंबर, बाकी हम क्लास में डिस्कस ऑलरेडी करते हैं। यहाँ सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में देखो सबसे नीचे क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जिनका नंबर
ज्यादा है। ठीक, इसके बाद होंगे इनको खाने वाले ज़ूप्लैंक्टन, जिनका नंबर फाइटोप्लैंक्टन से कम है। ज़ूप्लैंक्टन को खाने वाली छोटी मछलियां, स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश। पिरामिड कैसा दिख रहा है आपको? पिरामिड जिसमें बेस ब्रॉड है और अपेक्स नैरो है, ये कौन सा पिरामिड है? इन्वर्टेड, सॉरी इन्वर्टेड नहीं, अपराइट, है ना। तो यहाँ पर बेस ब्रॉड हो गई और अपेक्स कैसा हो गया? नैरो। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिख रहा है अपराइट, पहला ही ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज, देखो यार, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जिससे होता है ना ग्रॉस इनकम, टोटल इनकम कितनी आई, पर उसमें से जब एक्सपेंडिचर हटा लेते हैं, खर्चे कितने हुए वो हटा लोगे, तो जो बची वो होती है नेट। अब सुनो, सबसे पहले प्रोड्यूसर खाना बना रहा है, तो प्रोड्यूसर जब भी मटीरियल्स को यूज करके, कौन से मटीरियल्स को? इनऑर्गेनिक मटीरियल जो आसपास है उसको यूज करके क्या बनाता है? ऑर्गेनिक। तब इस प्रोडक्टिविटी को बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो खत्म हो गई क्या फूड चेन यहाँ पर? नहीं, इन प्रोड्यूसर को खाया किसने? कंज्यूमर ने। कंज्यूमर्स की बॉडी के अंदर बात करें तो कंज्यूमर्स के अंदर ये जो मटेरियल उन्होंने खाया ना, उससे वो कुछ नया बनाते हैं, न्यू मटेरियल, ऑर्गेनिक ही होगा पर नया है, और किसने बनाया? कंज्यूमर ने। तो इसको बोलते हो आप सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये एक्स्ट्रा में बता दिया है मैंने, क्योंकि आ सकता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए? ए पढ़ ले, रेट एट विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एन ऑटोट्रॉफ या फिर इन एन ऑटोट्रॉफ। ये सही लग रहा है पहले, पर बाकी भी पढ़ के देख ले हम लोग। रेट एट विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर यूज्ड अप बाय एन ऑटोट्रॉफ, नहीं, बनाता है, सिंथेसाइज करता है। स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक, बिल्कुल भी नहीं, जो चीज पहले बनाई उसकी बात हो रही है। रेट एट विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर ट्रांसफर्ड, नहीं। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन जो यहाँ फिट बैठ रहा है वो है आपका ए। नेक्स्ट चले। द टर्म बायोस्फीयर, देखो बायोस्फीयर मतलब जहां लाइफ है। लाइफ कहाँ है? एयर में, सिर्फ एयर में? हवा में तो उड़ते ही है ना मैडम हम, वो तो ठीक है, एयर में। दूसरा लैंड पे, जमीन पे भी है, पानी में, सब तरफ है यार। तो बायोस्फीयर तो ऐसा स्फीयर है जिसमें आपका लैंड भी इंक्लूडेड है, आपका वाटर हाइड्रोस्फीयर भी इंक्लूडेड है और एटमॉस्फेयर भी इंक्लूडेड है। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, डी ऑप्शन है, इन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लैंड, वाटर और एयर। 147 देखो प्लाज्मिड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये प्लाज्मिड हम क्लास में याद करते हैं छोटी सी ट्रिक के साथ। जब ये प्लाज्मिड का, ये आर्टिफिशियली बनाया, हाँ, PBR 322 प्लाज्मिड, बॉलीवर रोड्रिगेज डिस्कवरर थे। यहाँ पर कुछ साइट्स है, देखो बाहर जितना भी लिखा हुआ है, बाहर है रेस्ट्रिक्शन साइट्स या क्लोनिंग साइट्स, अंदर जो जो है ना ये जीन्स है, ठीक है, ये अंदर जो पॉइंट है ये जीन्स है, बाहर क्या है? क्लोनिंग साइट्स। इसमें टोटल 8 क्लोनिंग साइट्स है, आप गिन लेना। अंदर 4 क्या है? जीन्स। ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। ये सी वाला जो है इसको बोलते हैं एमपीआर, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। फिर ये रोप, रोप क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन्स के रेप्लिकेशन को कंट्रोल करने वाले ये रेगुलेटर्स हैं। यहाँ पर अगर इसमें गड़बड़ी हो गई तो आपका प्लाज्मिड रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक। तो ये रेगुलेट करते हैं प्रोटीन्स के रेप्लिकेशन को। फिर उसके बाद डी ऑप्शन क्या है? ओराई। ओराई जरूरी है, क्यों जरूरी है ओराई? अरे ओराई नहीं होगा तो आपका प्लाज्मिड में पॉइंट ऑफ ओरिजिन ही नहीं है, तो रेप्लिकेशन कैसे करेगा? तो ये सारा इसका ट्रिक छोटा सा मैं बताती हूँ। अमर प्रशांत पवार, ठीक है, बच्चे बैठे हैं, इकोनॉमिक्स की क्लास, मतलब इको R1, इकोनॉमिक्स की क्लास
जो चल रही है हिंदी में, और उसमें एक टीचर पढ़ा रहा है, और टीचर का नाम बहुत ही बढ़िया है, जो ब्राह्मण सलमान बोलते हैं ना, देखो ब्राह्मण भी और सलमान नाम हो गया, तो यहाँ ब्राह्मण नहीं यूज करना है आपको, ये तो ट्रिक है। यहाँ पर है बाम H1 सलमान, और रोप PVU सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस जब आप मैच करोगे तो ए में ही समझ में आ गया, इको R1, पर ये ट्रिक से आपको चीजें याद रहेगी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बी हो गया आपका बाम H1, एम्फिसिलिन R, और डी हो गया आपका ओराई, ठीक। आगे बढ़े 148 स्टेटमेंट प्रॉब्लम। कंबाइंड टेस्ट में स्टेटमेंट ज्यादा थी, इस टेस्ट में हमने थोड़ा सा स्टेटमेंट का जो रेशो है वो कम रखा है ना। वो आपको जूलॉजी में थोड़ी सी स्टेटमेंट ज्यादा मिल जाएगी, ताकि बॉटनी और जूलॉजी क्या है, बैलेंस हो जाना चाहिए ना। इस बार बॉटनी में स्टेटमेंट वाला सेक्शन कम था। 148 में सबसे पहला बोल रहा है टीआई प्लाज्मिड, पहली स्टेटमेंट है टीआई प्लाज्मिड ऑब्टेन फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम, बात करी है हमने नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, इज इफेक्टिवली यूज्ड एज अ वेक्टर। बिल्कुल सही बात है, हम प्लांट वेक्टर में यूज करते हैं इसको। क्यों यूज करते हो? क्योंकि इसके पास कुछ ऐसी साइट्स है जहां पर आप एलियन डीएनए को इंसर्ट कर सकते हो। बहुत बढ़िया। तो ये जो स्टेटमेंट है, अगर यही रीजन आ जाए तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है। देख ले स्टेटमेंट 2 क्या बोलती है। पार्ट ऑफ टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफर्ड इनटू डीएनए ऑफ प्लांट सेल इज टीडीएनए। हाँ, ये पता है हमको, टीडीएनए बोलते हैं, ट्रांसफर डीएनए बोलते हैं। पर आपने जो स्टेटमेंट 1 बताई है, क्या उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं। दोनों स्टेटमेंट सही है इंडिपेंडेंटली, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है? बी फॉर बॉम्बे। हाँ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। 149 फिर से ए आर या स्टेटमेंट प्रॉब्लम। फूड derived from transgenic crops are called GM फूड। हाँ, सही बात है। जिन फूड्स में आपने कुछ जेनेटिक मैनिपुलेशन किया है उनको हम ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलते हैं। ये फूड्स को डिजाइन किया है किस लिए? ताकि अच्छी बेटर हेल्थ हो, इसलिए। तो पहला तो सही है, फूड्स डिराइव फ्रॉम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आर कॉल्ड जीएम, बिल्कुल सही है। जीएम भोजन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित भोजन संबंधित तथ्यों को उठाया जाता है। हेल्थ एंड फूड सेफ्टी कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ जीएम क्रॉप्स। सही बात है ना। पर क्या एक्सप्लेन कर रहा है ये स्टेटमेंट को? नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है, तो इसका आप आंसर लगा देंगे पी फॉर बॉम्बे। ठीक है, दोनों सही है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट देख ले, लास्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अडेप्टेशन। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अडेप्टेशन। ठीक है, अनुकूलता। क्यों अडेप्ट करते हो? बेटर सरवाइव करने के लिए अडेप्ट करते हैं। सबसे पहला यहां पर दे रहा है, वो किसकी अडेप्टेशन की बात करोगे? डेजर्ट प्लांट की। तो डेजर्ट प्लांट मतलब पहला दिमाग में एक स्टेटमेंट आ जाना चाहिए कि पानी कम है। पानी कम है तो पानी को बचाना पड़ेगा। दे हैव थिक क्यूटिकल, सही बात है ना। ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए या रोकने के लिए मोटी क्यूटिकल है। दे हैव स्टोमेटा प्रेजेंट इन डीप संकन पिट्स। हाँ, स्टोमेटा अंदर धसे हुए हैं, गड्ढों में, लिखा ना, गड्ढों में धसे हुए हैं। धसे हैं तो ट्रांसपिरेशन लॉस को मिनिमाइज करते हैं। इनके पास फोटोसिंथेसिस के लिए कैम पाथवे, ठीक, कैम पथ का उपयोग करेंगे ताकि आपके स्टोमेटा जो है वो दिन में बंद रहे, रात में खुले। तो C4 लाइक साइकिल ये अपनाते हैं, इनको बोलते हो आप कैम पाथवे। तो ये सही हो गया, ये सही हो गया। दे यूज कैम पाथवे फॉर फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही। दे हैव फ्लैटेंड स्टेम, लार्ज साइज्ड लीव्स, ये थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि लार्ज साइज लीव्स तो होती नहीं है ना इसमें। पत्तियां तो रिड्यूस होके मॉडिफाई होके स्पाइन बन गई, पत्तियां चौड़ी रहेगी तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। ये गड़बड़ लग रहा है। देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे, सही है ना, दिन में
सनलाइट से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो सकता है, इसलिए खुद बंद हो गए। बोले अब जब सनलाइट हो तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो पानी को उड़ने नहीं देंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन जो इन अडैप्टेशंस को सभी को सही बता रहा है। फर्स्ट सही है हमारा, सेकंड सही है, थर्ड और फिफ्थ मतलब एक्सेप्ट फोर्थ का आंसर है डी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। यस स्टूडेंट्स, थैंक यू।